लास्ट टाइम हम लोगों ने इम्यूनिटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, इम्यून सिस्टम का। उसमें मैंने आपको इम्यूनिटी की टाइप्स पढ़ाई थी, जिसमें नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इम्यूनिटी थी, ठीक है, या जिसको हम नेचुरल और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह सकते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमारी बॉडी में डाली हुई है, वो नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट नहीं होती, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि हम किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं या कोई एंटीबॉडीज़ बॉडी में एडमिनिस्टर करवा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो इम्यूनिटी होगी वो फिर क्या होती है, वो हमारी स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, क्योंकि वो हम किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है एंटीजन क्या होती हैं। इम्यून सिस्टम के दो मेन पैरामीटर्स हैं, एक को एंटीबॉडी कहते हैं और एक को एंटीजन कहते हैं। हमारी बॉडी में जो भी डिजीज कॉज करती है, ठीक है, जो जो चीज़ें डिजीज़ हमारी बॉडी में कॉज कर रही होती हैं या जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज होती है, या आप कह लो कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है जिसको वो एक फॉरेन पार्टिकल कंसीडर करता है या जर्म कंसीडर करता है, वो होती हैं एंटीजेंस, ठीक है। तो एंटीजेंस क्या होती हैं, देखिए इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, chemical substances capable of mobilizing the immune system and provoking an immune response are called antigen। ऐसी सब्सटेंसेस जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मोबिलाइज करती हैं, मोबिलाइज करने का मतलब है कि उसको एक्टिवेट करवाती हैं, ठीक है, और उसको किसी किस्म का कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करने पर मजबूर करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। एंटीजन हैव टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वो कहते हैं एंटीजन के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर वन है, इसमें इम्यूनोजेनिसिटी पाई जाती है। इम्यूनोजेनिसिटी किसे कहते हैं, द एबिलिटी टू स्टिमुलेट सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम, के इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उनको ये एक्टिवेट करने की एबिलिटी इनमें पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेकेंड, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या होती है, द एबिलिटी टू रिएक्ट विद प्रोडक्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, के मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीजन अगर कोई एंटर हुई है, ठीक है, उसने आपकी बॉडी के अंदर आकर किसी किस्म का कोई इम्यून रिस्पॉन्स अगर कॉज करना है, तो इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ जो बनेंगी जो कि आपको किसी डिजीज़ के अगेंस्ट प्रिवेंट करेंगी, तो वो एंटीबॉडीज़ इन एंटीजन के साथ मिलकर क्या करती हैं, रिएक्टिविटी करती हैं, रिएक्टिविटी करती हैं, रिएक्शन कॉज करती हैं, तब जाकर कोई इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कॉज होता है, या वो इस एंटीजन को, जो एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, वो इस एंटीजन को किल कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, एंटीजन डिटर्मिनेंट या एपिटॉप। अब मैम, जी जी, जो एक्टिविटी में लिखा हुआ द एबिलिटी टू रिएक्ट विद प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट एंटीजन को कहा उन्होंने, प्रोडक्ट उन्होंने एंटीबॉडीज को कहा है, क्योंकि प्रोडक्ट एंटीबॉडी बनती है ना, एंटीजन जब बॉडी में एंटर होगी तो उसके नतीजे में एंटीबॉडीज बनेंगी, तो वो जो एंटीबॉडीज है उनको प्रोडक्ट कहा हुआ है कि उन एंटीबॉडीज के साथ फिर एंटीजन रिएक्ट करती हैं, और एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो जो एंटीजन बाहर वाली होती हैं उनको किल कर देती हैं, ठीक है, ओके। ठीक है। नेक्स्ट है एंटीजन डिटर्मिनेंट या एपिटोप। एंटीजन डिटर्मिनेंट या एपिटोप क्या होते हैं, अब कोई भी आपके पास बैक्टीरियल सेल है या वायरल सेल है ना, वो सारे का सारा आप कह लो कि वो नहीं होता, मतलब सारे का सारा ही वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता डिजीज कॉज करने में, उसका कुछ पोर्शन होता है जो कि डिजीज कॉज करने के अंदर या वो एंटीजन होती है, उसको हम कहते हैं एंटीजन डिटर्मिनेंट या फिर एपिटोप। अब उसका काम क्या होता है, वो कहते हैं दिस इज एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑन द मॉलिक्यूल कॉल्ड द एंटीजन डिटर्मिनेंट और एपिटॉप। किसी भी एंटीजन के ऊपर ये वो एरिया होता है जो कि एंटीजन को डिटर्मिनेंट करवाता है कि ये एंटीजन है, और उस एरिया के साथ आकर फिर क्या होती है, एंटीबॉडी अटैच होती है। तो एंटीजन के ऊपर वो एरिया जो कि एंटीजन को बनाता है, ठीक है, और उसके ऊपर आकर कोई दूसरी एंटीबॉडी ने अटैच होना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन डिटर्मिनेंट या एपिटॉप कहते हैं। और ये बना किससे होता है, इट कंटेन अबाउट 6 to 8 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल और मोनोसेकेराइड। 6 से 8 अमाइनो एसिड होते हैं या फिर मोनोसेकेराइड के यूनिट होते हैं। मोनोसेकेराइड क्या होती हैं, ये आपके पास शुगर होती हैं या ग्लूकोज होती हैं, उनके और साथ में जो आपके पास प्रोटीन्स होती हैं वो मिलकर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट है टॉलरेंस।
टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस आप कह लो कि ये एक रेजिस्टेंस होती है बॉडी की, जो कि किसी स्पेसिफिक आप कह लो एंटीबॉडी के अगेंस्ट हो जाती है या किसी स्पेसिफिक मेडिसिन के अगेंस्ट हो जाती है। जब हम एक मेडिसिन बहुत, जैसे आपके सर में अगर पेन हो, आप पैनाडोल ले लें, लेकिन अगर आप रूटीन में लेना शुरू कर दें ना कि जरा सी भी हेडेक हो, आप फौरन 2 से 3 पैनाडोल खा लें, फिर हेडेक को आपको हो रही है, फील हो रही है, आपने फिर 2 से 3 और पैनाडोल खा लिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी उस जो मेडिसिन है उसके अगेंस्ट रेजिस्ट कर जाएगी, कि मतलब आप मेडिसिन ले भी रहे होगे लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो बॉडी की वो जो स्टेट होती है उसको क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस इज एन एक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू फॉरेन पार्टिकल और ड्रग विच डेवलप ऑन इट रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड। कि ये वो एबिलिटी होती है बॉडी की जो कि तब आप कह लो डेवलप होती है जब आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ की बॉडी के अंदर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहे हो, मतलब एक लंबे अरसे से उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपकी बॉडी क्या कर जाती है? उसके अगेंस्ट रेजिस्ट कर जाती है, और उस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, ये वही लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। ये वैसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस टॉलरेंस आपको पता होना चाहिए क्या होती है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ एंटीजन। एंटीजन की कितनी टाइप्स होती हैं? उसमें नंबर 1 है ऑटो एंटीजन। ऑटो एंटीजन क्या होती हैं? जैसे आप लोगों ने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पढ़े थे ना, उसमें क्या था कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही बॉडी के सेल्स को एंटीजन कंसीडर करता है, और वो क्या करता है? उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जैसे मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल दी थी, जो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 होती है, उसमें क्या होता है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो पेंक्रियास के सेल्स को क्या करता है? एंटीजन कंसीडर करता है, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जब वो डिस्ट्रॉय होंगी ऑब्वियसली वहां से इंसुलिन तो बनेगी नहीं, इंसुलिन नहीं बनेगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होगा, और क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो डायबिटीज़ है वो कॉज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ऑटो एंटीजन भी क्या होती हैं कि ये आपकी अपनी ही बॉडी की केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं, कि बॉडी के ही सेल्स होती हैं लेकिन आपकी बॉडी उनको एंटीजन कंसीडर करना शुरू कर देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटो एंटीजन कहते हैं। कहते हैं दीज आर द पर्सन्स ऑन केमिकल सब्सटेंसेस, ये एक इंसान की अपनी ही केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं दैट स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, कि वो अपनी ही बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करना शुरू कर देती है व्हेन सेल्फ टॉलरेंस ब्रेक डाउन। जब क्या होता है कि बॉडी की जो कंपेटिबिलिटी होती है या बॉडी की जो सेल्फ टॉलरेंस होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। एज ल्यूपस एरिथमेटोसिस, वो कहते हैं जैसे ल्यूपस एरिथमेटोसिस, ये ल्यूपस एरिथमेटोसिस एक डिजीज होती है जिसमें बॉडी के अपने ही जो सेल्स होते हैं वो अपने ही बॉडी के ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जैसे जॉइंट्स हो गई, स्किन हो गया, लंग्स हो गए, इनके टिश्यूज को खत्म करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एलो एंटीजन। एलो एंटीजन क्या होती हैं? दीज आर द एंटीजन एग्जिस्टिंग इन सर्टेन बट नॉट ऑल मेंबर ऑफ अ स्पीशीज। जैसे आपका ब्लड ग्रुप है, अब किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, कोई RH पॉजिटिव होता है, कोई RH नेगेटिव होता है, जिसकी बेस पे कोई ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है। तो इन ब्लड ग्रुप्स के ऊपर जो एंटीजेंस पाई जाती है ना, उनको एलो एंटीजेंस कहते हैं। कि आप देखो प्रेजेंट तो हैं ये सब में, लेकिन सबकी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। स्पीशीज के हर मेंबर की जो ये एंटीजेंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, बाज़ औक़ात सेम भी होती हैं। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप अगर बी पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका बी पॉजिटिव होगा, तो फिर हम दोनों के जो बी वाला है ब्लड ग्रुप, उसके ऊपर जो एंटीजन पाई जाएंगी वो सेम होंगी। तो ये क्या होती हैं? ये सर्टेन एंटीजन होती हैं जो कि आप क्या लो कि ब्लड ग्रुप या RH फैक्टर्स के तौर पर डिफरेंट स्पीशीज में पाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एलो एंटीजेंस कहते हैं। ये कुछ मेंबर्स में सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी होती हैं, ठीक है। डिपेंड करता है ये उनके ब्लड ग्रुपिंग पे। नेक्स्ट है हेट्रोफिल्स। हेट्रोफिल्स ये ऐसी एंटीजन होती हैं जो कि 2 डिफरेंट स्पीशीज के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कैसे होंगी कि जैसे उन्होंने देखें लिखा हुआ है दीज आर एंटीजन फाउंड इन अनरिलेटेड स्पीशीज, के 2 स्पीशीज टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन उनके अंदर पाई जाने वाली जो एंटीजन है वो सेम होगी। कैसे? फॉर एग्जांपल बंद कर दो यार। erythrocyte of horses and the viruses that cause infection mononucleosis have certain identical antigen। अब आप देखें हॉर्स और वायरस में कितना फर्क है, ठीक है। दोनों की स्पीशीज भी चेंज है लेकिन दोनों के अंदर जो ये मोनोन्यूक्लियोसिस, ये एक इन्फेक्शन होता है
ठीक है, ये कॉज करने वाली जो एंटीजन होती हैं दोनों में सेम होती हैं, दोनों के ब्लड ग्रुप के अंदर ये एंटीजन पाई जाती हैं। तो आप देखें कि दो डिफरेंट स्पीशीज हैं लेकिन दोनों के अंदर पाई जाने वाली जो एंटीजन है वो सेम है, तो उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोफिल्स कहते हैं। हेट्रोफिल्स क्या होती हैं, ये वो एंटीजन होती हैं जो दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में पाई जाती हैं लेकिन एंटीजन सेम होती हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि हॉर्सेस और वायरसेस के अंदर उनके जो एरिथ्रोसाइट या उनके जो आरबीसीज होते हैं उनके अंदर पाई जाने वाली जो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए जो मोनोन्यूक्लियोसिस होता है वो कॉज करती हैं और उनकी जो एंटीजन होती हैं वो सेम होती हैं। एनी क्वेश्चन? नो मैम। समझ आ गई है यहाँ तक? अच्छा मैडम, ये जो एंटीजन है ये दरअसल इसको हम डिजीज ही है ये एंटीजन? नहीं, एंटीजन डिजीज नहीं है, बेसिकली इट इज अ केमिकल सब्सटेंस, इसकी वजह से डिजीज कॉज होगी ना। ठीक हो गया मैडम, ठीक हो। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो? ठीक हो गया, नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी आफ्टर 15 मिनट स्टार्ट होगी। ठीक है, 15 मिनट्स तक आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके मैडम।